आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरिम बेल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाए हुए थे, पीएमओ तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था, वो सब देख रहे थे कि ये केजरीवाल जी टूटते हैं कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं और वो बीजेपी मेरे से इतना डरती कैमरा है। लगा है तिहाड़ में। तिहाड़ उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं। जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है। पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से, और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए, आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में। इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया, तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र पे पूछती हूँ, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रीजनल पार्टीज को तोड़ा है, चाहे एनसीपी और शिवसेना। हमने नहीं तोड़ा है। मुझे 2 बात का जवाब दीजिए। अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को महत्व देते तो पार्टी टूटती क्या? ये उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और शरद पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टियां टूटी है। खाम पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजाशाही जैसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्तराधिकारी बने। अब है तो लोकतंत्र इस देश में, तो काफी लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो अलग हो रहे हैं। ये रीजनल पार्टीज के साथ होता है ना, सभी रीजनल पार्टीज में परिवारवाद तो सभी जगह से अलग खेमे बनते हैं, इसमें असामाजिक क्या है? क्योंकि शरद पवार जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस में दे शुड मर्ज विद द कांग्रेस। तो इसका मतलब शरद पवार जी स्वीकार कर चुके हैं कि सुप्रिया जी पार्टी नहीं चला सकती। पार्टी चलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब उनको कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने का वक्त आ गया है। भाई, कोई अपनी पार्टी को आप मृत्यु कर कांग्रेस पार्टी को कब स्ट्रेंथ करेगा? जब अपनी पार्टी चलने की स्थिति में नहीं होती है। तो इतने सालों से क्यों नहीं किया शरद पवार जी ने, बताइए मुझे। आप गारंटीज की बात कर रहे थे, आपने कांग्रेस की गारंटीज को चाइनीज गारंटीज कहा। पीओके की तो बात चल ही रही थी, आप चाइना को भी लेके आ गए कॉन्वर्सेशन में। नहीं, चाइनीज गारंटी मैंने टिकाऊपना के आधार पर कहा है, ये सच नहीं होता है। मैं बताता हूं, मैं अभी तेलंगाना गया था, वहां की महिलाएं राह देख रही हैं कि हमारा 12,000 रुपया कब आएगा। वहां के किसान 2 लाख के कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। वहां की बच्चियां स्कूटी की राह देख रही हैं, जो रेवंत रेड्डी ने प्रॉमिस किया ना राहुल जी ने किया था, उनकी गारंटी थी। अब ढूंढ रहे हैं राहुल जी को। वो तो दक्षिण में चुनाव खत्म हो गए, राहुल जी अब उत्तर में आ गए। उत्तर में आ गए, मगर दक्षिण में था तब भी तो वो जाते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं ये गारंटी का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। दक्षिण में आपने कहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी बीजेपी, और विपक्ष कहता है दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ। देखिए, मैं अपने बयान पर कायम हूं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 5 राज्य मिलकर जितनी सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर बाहर आएगा इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में अब प्रचार इट हैज पिक्ड अप, आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं अपने आप? हम सीटों में बढ़ोतरी करेंगे हमारी। कितने? वो अभी कह नहीं सकते, 3 चरण बाकी है, परंतु लास्ट
गत चुनाव में हमें 65 सीटें मिली थी, हम इससे और आगे जाएंगे। अब रायबरेली में आपने प्रचार किया, वहां पर आपने कहा कि जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने अपना एमपी लेड फंड्स जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी किया है। अगर किया तो फिर उसमें क्या बुराई है? आपके वाक्य को ही मैं एलोबरेट कर, सिर्फ माइनॉरिटी पर आपत्ति है, बाकी के वोटर आपके नहीं है क्या? टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप? इतना ही छोटा सा सवाल है। वहां पर जो आपका कैंडिडेट है उसका स्टेचर गांधी फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम नहीं है क्या? आप एक किसी और कैंडिडेट को वहां पर देखिए, मैं 9 खड़ा साल का कर था, सकते थे। 9 साल का था तब नारे लगाता था इमरजेंसी के खिलाफ। थोड़ा बड़ा हुआ, हम आसाम के नरसंहार के लिए नारे लगाते थे। आसाम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। स्ट्रेचर देश की जनता बनाती है, कहीं जन्म लेने से नहीं बनता है स्मिता जी। हम सब सामान्य परिवार से जन्म लिए हैं, हमने जनता ने बड़ा किया है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? और मेरी बात याद रखिए, आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रेचर कम है, वो दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने चुनाव जीत कर आए। वहां पर प्रियंका गांधी जब कैंपेन कर रही है वो भी इमोशनल अपील कर रही हैं कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी को लेके आई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनको मारा गया था। ही वॉज इन पीसेस, उन्होंने ये कहा। उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया कि हमारे परिवार ने भी खून बहाया है इस देश के लिए। तो हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं आप? हमको क्या सिखाते हैं देशभक्ति? नहीं, हम नहीं सिखाते उनको। सिखाया तो उनको जाता है जो सीख सकते हैं, हम कहाँ सिखाते हैं भाई? हमारा कोई ऐसा गुरु नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है, हम अकेले देशभक्त हैं। सबने अपने देश के लिए काम करना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि मुझे कहा जाता है कि मेरा परिवार यहाँ आता नहीं है रायबरेली में, यहाँ पे तो मैं आती हूँ। गृह मंत्री को कैसे पता कि मैं यहाँ आती हूँ कि नहीं आती हूँ? क्योंकि आपने कहा था सार्वजनिक है भाई, आपके ही लोग बता देते हैं, एनआई वाले ही बता देते हैं। मत बताइए आप, अगर उनको आपत्ति है तो मुझे कैसे पता चला हो? गांधी परिवार जो है वो अमेठी में नहीं लड़ा, रायबरेली में लड़ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से। वो भी वो कर सकते हैं, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती? वायनाड का चुनाव पैक होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूं वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं है। राहुल गांधी से आपने 5 सवाल पूछे थे, क्या उम्मीद है कि वो जवाब देंगे? अब वो बड़े लोग हैं भाई, मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने सार्वजनिक रूप से पूछा है, मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। आप उन्हें बड़े लोग कहते हैं, उन्होंने तो कहा कि हम डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी समझती है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब बहुत बड़े लोग हैं, वो डिबेट नहीं करेंगे गांधी परिवार के किसी भी। मैं तो आपके साथ डिबेट ही कर रहा हूं, मैंने उनको आपके साथ बैठकर ऐसे डिबेट करते हुए नहीं देखा है। उन्होंने इंटरव्यू दिए नहीं है इस बार, कोई मीडिया प्लानिंग उनका अलग देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं इतना एनालिसिस करता, मैं मेरी पार्टी की चिंता करता हूँ। उन्होंने कई जगह कहा है कि जो इंडिया में जो पद्धति है, चाहे अग्निवीर स्कीम हो या फिर आईआईटी वगैरह, उसमें क्या है, उन्होंने जाति के बारे में कहा है कि जो अपर कास्ट के आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं वो जो पेपर बनाते हैं उसकी वजह से जो ओबीसी या फिर दलित परिवार के बच्चे हैं वो नहीं वो आंसर्स दे सकते उसके। स्मिता जी, इनको कुछ जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, चाहे स्टेट का कैडर हो चाहे ऑल इंडिया कैडर हो, सबके लिए रिजर्वेशन है, उनका कोटा है, तो बरोबर उनके कोटा के हिसाब से, उनकी कोटा के अनुपात में उनका सिलेक्शन होता है। इनको मालूम पेपर सेटिंग से क्या लेन देन है। एससी बच्चा है,
ऑल इंडिया सर्विस में आता है या स्टेट की सर्विस में एग्जामिनेशन देता है तो उसका कोटा तय है। पेपर सेटिंग से इसका कोई लेन देन नहीं है। इनको साहब पित्रोड़ा साहब ने लिख कर भेज दिया है, कोई कारा गोला ऐसा कुछ था, मैंने भी सुना था कुछ। तो वो यहां बोलने लगे। हमारे संविधान ने रिजर्वेशन दिया हुआ है, उनको याद नहीं है शायद। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वही हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो। फिक्स्ड है तो फिक्स्ड लोग तो आते ही है, वो तो कहते कोई आता ही नहीं है। आपने नक्सलवाद की बात कही, इंटरनल सिक्योरिटी का जो है झारखंड छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद पर आपने हमला दिया था कि नक्सलवाद खत्म करके रखूंगा, वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ था आपके जब आप सरकार में आए थे? देखिए, एक जमाना था जब तिरुपति टू पशुपति ये नारा नक्सलीज देते थे। आज मैं आपके इंटरव्यू में स्पष्टता से कहना चाहता हूं साउथ टू नॉर्थ कि झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ नहीं, पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां 40 साल के बाद रेशन कार्ड बन रहा है, पटवारी की ऑफिस खुल रही है, मतदाता सूची फिर से बन रही है, सरकारी स्कीमों का लाभ नागरिकों को और ट्राइबल्स को मिल रहा है। 40 साल के बाद पूरा पहाड़ कर एक जगह है झारखंड में, आप जाकर आइए। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 51 दिन तक ऑपरेशन कर पूरा पहाड़ को कंप्लीटली नक्सलियों से मुक्त करा है। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी। और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ही पूछूंगी क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा के ऊपर भी फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलवामा में, जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये आईबी और रॉ का फेलियर था, संजय राउत वगैरह कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक में कौए मरे थे, ये सब उठा रहे हैं, ऑपोजिशन है पूरा उठा रहे हैं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन अगर वो देखते हैं तो ये न बोलते। ये लोग इतने छोटे मन के हो गए हैं कि मोदी जी को इसका यश न मिले इसलिए ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बताइए स्मिता जी, इतने बम धमाके 10 साल में हुए सोनिया मनमोहन सरकार में, एक का भी कॉन्क्रीट जवाब दिया गया है क्या? 26/11 सिर्फ 26/11 नहीं, ब्लास्ट के सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, मालेगांव। क्या किया आपने? विरोध भी नहीं किया, माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा है। और वो छोड़ दीजिए, धारा 370 जाने के बाद कश्मीर की स्थिति को पूरा परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपको बताता हूं, 33 साल के बाद वहां थिएटर शुरू हुए। 33 साल के बाद वहां पर ताजिया का जुलूस निकला है। 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए। पत्थरबाजी की एक भी घटना 23-24 पूरे साल में नहीं हुई। पूरे जम्मू कश्मीर में 2 दरबार की सिस्टम बनाए रखी थी, हमने समाप्त कर दी है। लगभग हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज कश्मीर में जा रहा है। 33,000 जनप्रतिनिधि पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुन कर आए हैं।
और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि 58,000 करोड़ की 22 परियोजनाओं को हमने डेवलपमेंट के काम में पूरा कर दिया। कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचाया है, नल से जल पहुंचाया है। हर कश्मीरी को, देश में भी तो गरीब को मिलता है, यहाँ हर कश्मीरी को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं कश्मीर प्रशासन और नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कठोर कदम उठाए। जिस घर से पथराव की घटना की एफआईआर होती है, उनको सरकारी नौकरी अब नहीं मिलती है। जो टेररिस्टों से रिश्ते रखे हैं, उनको सरकारी नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। कठोर कदम हमने उठाए और इसका आज नतीजा है कि जो लोग भारत के संविधान को मानते नहीं थे, चाहे जमाती इस्लामी हो, चाहे हुर्रियत हो, 2 दिन पहले चुनाव में सबने वोट किया है। और फारूक अब्दुल्ला साहब को संज्ञान होना चाहिए कि आपके शासन में वहां 8%, 10%, 13% वोटिंग होती थी, कल 40% तक, 36% तक वोटिंग हुई। पहली बार कश्मीरी पंडित 35% से ज्यादा वोट डाले हैं। जो विस्थापित है उनको भी अपना अधिकार वापिस मिला है। और मैं तो जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं, जिसको भी चुनना है उसको चुनिए, परंतु खुलकर मतदान करिए। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जो भारत के संविधान ने आपको दिया है। 37% वोटिंग श्रीनगर में, अगर इतना कॉन्फिडेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, इंडियन जो वो कहते हैं कि हमारा आइन हमारा हक है, महबूबा मुफ्ती कहती हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए 37% लोग वोटिंग करने आए थे। तो आपकी पार्टी क्यों नहीं लड़ी वहां से? देखिए, एक गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि सारा डेवलपमेंट, ये सारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारने के लिए कर रही है। हमें स्वीकार करते हैं कि अभी हमारा संगठन वहां ऐसी स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है। हम हमारा संगठन बढ़ा रहे हैं और जब हमारा संगठन ठीक ठाक हो जाएगा तब हम चुनाव भी लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है हम जीत कर भी आएंगे। बीजेपी जहां पे कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पर भी आप जीत के आ सकते हैं। क्या ये एक चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, हमारी अपेक्षा है। हमने कश्मीर में 30 साल के बाद शांति करी है, जनता क्यों हमें स्वीकार नहीं करेगी? क्या यही कारण है कि पंजाब में भी आप इस बार बिना गठबंधन के लड़ने वाले हैं? नहीं, इसके कारण से नहीं लड़े हैं। हमारा सीटों के बारे में तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए हम बिना गठबंधन से लड़े। क्योंकि ये भी सिक्योरिटी रिलेटेड स्टेट है, यहाँ पर भी आतंकवाद हुआ था एक जमाने में, और सिचुएशन जो है बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी का मसला उठेगा। खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं या नहीं, देख नहीं रहे, लड़ भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं खालिस्तान के सपोर्टर। तो वो नैरेटिव भी चलेगा? नहीं चलेगा, वो तो लोकतंत्र है, सब अपने अपने नैरेटिव से। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव में हिस्सा लेता है, कैसे हम इसको इनकार कर सकते हैं? उसको अधिकार है, जनता को भी अधिकार है अपना नुमाइंदा चुनने का। प्रधानमंत्री जो हैं वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, पटना साहिब भी गए थे, पहले भी जाते हैं, आप भी जाते हैं गुरुद्वारे में। आप सिख वोट को कैसे देखते हैं, पंथिक वोट को? गुरुद्वारा में जाना, इसको सिख वोट के साथ न जोड़िए। सिख गुरुओं ने जितना बलिदान इस देश की परंपराओं के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, इस देश के धर्म के लिए दिया है, शायद ही किसी ने दिया होगा। आज 10वें गुरु के जन्मस्थान पर मोदी जी जाते हैं तो एक व्यक्ति ने अपने 2 शहजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, 2 शहीद हो गए, वंश ही नहीं बचा। वो व्यक्ति को सम्मान देना हर भारतीय का कर्तव्य है, हर भारतीय का कर्तव्य है। किसके लिए उन्होंने बलिदान दिया? अत्याचार के खिलाफ लड़े हो, धर्मांधता के खिलाफ लड़े हो, कन्वर्जन के खिलाफ लड़े हो। और उनका सम्मान करना न केवल मोदी जी ने तो अच्छा ही किया है, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। इसको आप वोट के साथ कृपया मत जोड़िएगा। आप कन्वर्जन की बात करते हैं तो यूसीसी पे आती हूं मैं। यूसीसी अभी एजेंडा में है या नहीं है बीजेपी? निश्चित रूप से हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है, यूसीसी हम लाएंगे। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में
एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने दें। पर्सनल लॉज तो राहुल गांधी जी, वो भी एक सवाल है जो आपने पूछा था कि क्या पर्सनल लॉ आने देंगे, तो क्या शरिया कानून, उससे जोड़ा था आपने। नहीं तो क्या, कौन सा पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं? शरिया के मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ तो वो शरिया का ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन है जो अंग्रेजों ने किया था। तो कई सारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं आने देंगे हम यूसीसी, जैसे कि स्टालिन है या फिर ममता जी हैं, क्योंकि यूसीसी आके फिर वो ये तो देखिए स्मिता जी, 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, सीए के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे। अब ये सब वास्तविकता बन चुका है, जनता ही निर्णय करती है और इसीलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं, कोई गोपनीय बात नहीं है। पर यूसीसी स्टेट वाइज हो रहा है ना, जैसे ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे सीए। दोनों का समान अधिकार है। सीए में एक्सक्लूसिव केंद्र का है, सिविल लॉ में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। मैं वापस उत्तर प्रदेश में आती हूँ। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना क्या बहुत जरूरी है, कि क्योंकि देश में हर सीट जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, लेकिन क्योंकि मैं मेरी पार्टी का एक्सपेंशन चाहता हूं, मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी को पूरा देश स्वीकार करे, मेरे मन की इच्छा है, इसमें क्या बुराई है। अमित शाह जी, इलेक्शन इंटरफेरेंस पे मैं एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत से जो अखबार हैं, विदेश के अखबार, उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं बीजेपी के तो ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा, और ये एक सीरीज है देखिए, विदेश के मित्रों ने हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश इनफ मैच्योर है, हमारे मतदाता इनफ मैच्योर है। इस देश ने कई सत्ता परिवर्तन, खून का कतरा बहाए बगैर करे। 75 साल में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए कभी यहां रक्त नहीं बहा है। बड़े बड़े फैसले लिए हमने, हमारे देश की जनता ने, और सभी राजनीतिक दलों ने इसका सम्मान किया है। ऑटोक्रेसी इस देश में आ ही नहीं सकती। सत्ता का संतुलन हमारे संविधान ने इतने सुंदर तरीके से किया है कि ऑटोक्रेसी आ ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है उसके ऊपर भी कहते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री इज स्ट्रॉन्ग, वहाँ उनका जो कैबिनेट है वो भी एक मस्कुलर इंटरनल पॉलिसी और मस्कुलर एक्सटर्नल पॉलिसी रखता है। इसके बावजूद चाइना जो है वो हमारी जमीन ले रहा है, पाकिस्तान आंखें हमारी दिखा रहा है। जमीन भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1 इंच भी नहीं गई, ये गलत बात है, गलत नैरेटिव खड़ा किया। चाइना ने जरूर ली है, मगर जवाहरलाल नेहरू के समय में ली, कांग्रेस के समय में ली। मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के शासन में 1 इंच भी जमीन हमारी नहीं गई। तीसरे टर्म में प्रायोरिटीज क्या होंगी, क्योंकि देखिए, हमारा घोषणा पत्र तय है तीसरे टर्म में प्रायोरिटी का, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और हम हमारे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। हमने 14 और 19 के संकल्प पत्र के 92% वादे पूरे किए हैं, और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी ने स्वयं जिस संकल्प पत्र को अभी घोषित किया है 2024 के आम चुनावों के लिए, उसको भी हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस तो कहती है कि आपका संकल्प पत्र आपकी पार्टी ही नहीं पढ़ रही है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसका हीरो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, क्योंकि अप्रैल 27 से आप सिर्फ कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बारे में बात चुनाव का हीरो ना कांग्रेस पार्टी तय कर सकती है, ना हम तय कर सकते हैं, ना आपका चैनल तय कर सकता है, देश की जनता ही तय कर सकती है। 4 तारीख को देश की जनता फैसला सुना देगी, इसके बाद ये विवाद ही समाप्त हो जाएगा। वो छुट्टी पे चले जाएंगे, मोदी जी शपथ लेंगे और सरकार चलने लगेगी। उस पर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमसे बात करने के लिए। आपका धन्यवाद।